Welcome again, class 10 in economic classes. In last video, we have seen the sectors of economic activities which are very important for development of an economy of a country. In these sectors, we have seen the three sectors including primary, tertiary and secondary sectors. In primary sector, एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्रियल सेक्टर और टर्सरी में सर्विस सेक्टर की इम्पोर्टेंस को हम लोगों ने देखा था और उसका कंपैरिजन भी किया था कि तीनों सेक्टर्स में क्या डिफरेंसेस है या वे तीनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं। और फिर हमने जीडीपी को निकालना सीखा था कि कैसे किसी भी नेशन का जीडीपी निकाला जाता है एक साल का। अब आज हम लोग देख रहे हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स इन इंडिया। इन तीनों में क्या समानताएं हैं या क्या विभिन्नताएं हैं? व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज एंड हाउ दे all together make an economy of a country. In page number 24, understanding economic development, you can see graph first which shows the production of goods and services in the three sectors. This is shown for 2 years, 1970 to 71 and 2010 to 11, and you can see how the total production has grown over the 40 years. ग्राफ फर्स्ट में जीडीपी के बारे में दिखाया गया है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर्स का जीडीपी यानी कि कुल सकल घरेलू उत्पाद जो है वो कितना है करोड़ रुपयों में। तो यहाँ पे आप 1970 से 71 और 2010 से 11 के बीच में कंपैरिजन देख रहे हैं जिसमें 3 कलर्स दिए गए हैं। पर्पल कलर जो है वो टर्सरी सेक्टर का है, येलो कलर सेकेंडरी और प्राइमरी ग्रीन है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जब हम कंपेयर करते हैं तो 70 से 71 तक में सेकेंडरी सेक्टर जो था वो बहुत कम था और दूसरी ओर प्राइमरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर काफ़ी आगे था। लेकिन यही 2010 से 11 में प्राइमरी सेक्टर्स कम हो गया और सेकेंडरी सेक्टर उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता हुआ सबसे ज़्यादा टर्सरी सेक्टर यानी कि पर्पल कलर में आप उसको देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ग्रोथ टर्सरी सेक्टर में होता है। राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्सरी सेक्टर इन प्रोडक्शन over the 40 years between 70 to 71 and 2010 to 11, while production in all the three sectors has increased, it has increased the most in the tertiary sector. As a result, in the year 2010-11, the tertiary sector has emerged as the largest producing sector in India, replacing the primary sector. 40 वर्षों में यानी कि 70-71 से लेकर 2010 से 11 तक जब हम देखते हैं तो प्रोडक्शन तीनों सेक्टर्स में बढ़े। टर्सरी सेक्टर में ज़्यादा हुआ और जिसके परिणाम स्वरूप 2010 से 11 में तीसरा सेक्टर यानी कि टर्सरी सेक्टर जो था वो इंडिया का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग सेक्टर बन गया और उसने प्राइमरी सेक्टर को रिप्लेस कर दिया। जबकि हम पहले से जानते हैं कि प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर और माइनिंग सेक्टर जो था वो एम्प्लॉयमेंट देने के मामले में सबसे आगे हुआ करता था। अब ऐसा क्या हुआ कि टर्सरी सेक्टर इतना इम्पोर्टेंट इंडिया में बन गया? तो देयर कुड बी सेवरल रीजन्स, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। पहला जो है वो है कि किसी भी देश में सेवरल सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस स्टेशंस, कोर्ट्स, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, डिफेंस, transport, banks, insurance companies, etc. are required. These can be considered as basic services. In a developing country, the government has to take responsibility for the provision of these services. यहाँ पे ये चीज़ को समझिए कि सबसे पहले जो रीज़न हम बताने जा रहे हैं कि टर्सरी सेक्टर क्यों इतना इम्पोर्टेंट इंडिया में बना। कई सारे देशों में कई सारी सेवा वर्ग होता है यानी कि टर्सरी सेक्टर्स होते हैं, सर्विस सेक्टर्स, जिसमें हॉस्पिटल्स होते हैं, शैक्षिक संस्थाएं होती हैं, डाकघर होते हैं, टेलीग्राफ सर्विसेज होती है, पुलिस स्टेशंस होते हैं, अदालतें होती हैं, पंचायती राज
सिस्टम्स होते हैं, और उसके बाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं शहरों में, डिफेंस है, ट्रांसपोर्ट है, बैंकिंग सेक्टर्स है, इंश्योरेंस कंपनीज है, बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और इन सब सर्विसेज को बेसिक सर्विसेज माना जाता है, क्योंकि अगर ये सर्विसेज ना हो तो किसी भी कंट्री का सिटीजन्स जो है वो सुरक्षित नहीं रहेगा, पढ़ा लिखा नहीं होगा, किसी सिस्टम में वो काम नहीं कर पाएगा, डिसिप्लिन नहीं रहेगा, अपने आप को असुरक्षित महसूस करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो किसी भी राष्ट्र के लिए सबसे बुनियादी सुविधाओं की ज़रूरत को समझता है, और इसलिए इन बुनियादी सेवाओं को सबसे इम्पोर्टेंट मानता है। तो किसी भी विकासशील देश में इन सेवाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी सरकार उठाती है। यानी कि ये जितनी भी सर्विसेज का नाम हमने लिया है या अपने बुक में देख रहे हैं, तो ये सारे सर्विसेज जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। दूसरा रीज़न जो टर्सरी सेक्टर के आगे बढ़ने का था कि द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज such as transport, trade, storage and the like. As we have already seen, greater the development of the primary and secondary sectors, more would be the demand for such services. दूसरा बात यह है कि कृषि और उद्योग के डेवलपमेंट में, विकास में, परिवहन, व्यापार और भंडारण यानी कि स्टॉक जो है, स्टोरेज जिसको हम लोग बोल रहे हैं, उन जैसी सेवाओं का डेवलपमेंट होता है, यानी कि सर्विसेज का। फर्स्ट और सेकंड जो सेक्टर है उसके डेवलपमेंट में जितना अधिक वो होगा, ऐसी सेवाओं की मांग उतनी ही अधिक होगी। इट मीन्स कि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर जितना डेवलप करेगा उतना ही ज़्यादा टर्सरी सेक्टर डेवलप करेगा। तीसरा रीजन जो टर्सरी सेक्टर के आगे बढ़ने का है, एज इनकम लेवल्स राइज सर्टन सेक्टर्स ऑफ द पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मेनी मोर सर्विसेज लाइक ईटिंग आउट, tourism, shopping, private hospitals, private schools, professional training, etc. You can see this change quite sharply in cities, especially in big cities. Here we have to understand that these services are used when income of a person increases or they earn extra income. जब लोग ज़्यादा कमाने लगते हैं, एक्स्ट्रा कुछ इनकम करने लगते हैं, तो उन्हें बहुत सारी चीज़ों की डिमांड उठनी शुरू होती है। उनमें जैसे बाहर खाना, रेस्टोरेंट वगैरह में खाना है, घूमने जाना है, शॉपिंग करना है, और इलाज अपना प्राइवेट हॉस्पिटल्स में करवाना है, बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन कराना है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपने आप होती चली जाती हैं। चौथा रीजन टर्सरी सेक्टर का आगे बढ़ने का है कि ओवर द पास्ट डिकेड और सो सर्टन न्यू सर्विसेज सच एज दोज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैव बिकम इम्पोर्टेंट एंड एसेंशियल। सबसे बड़ी चीज़ कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया वैसी वैसी तकनीकों का विकास भी होता गया, और इन तकनीकों का डिमांड जो है वो लगातार बढ़ता चला गया। हर सेक्टर, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, उसमें इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंस बढ़ा, क्योंकि इसी के माध्यम से लोगों का व्यापार भी बढ़ा, और व्यापार बढ़ने से लोगों का इनकम बढ़ा, और जब इनकम बढ़ा तो कई सारी सर्विसेज नई शुरू हुई, और जिसकी वजह से टर्सरी सेक्टर में नए नए चीज़ जुड़ती चली गई, नई सेवाओं का उसमें आना शुरू हुआ, नई सर्विसेज डेवलप करती चली गई, और इसकी वजह से टर्सरी सेक्टर बहुत ही ज़्यादा रैपिडली वो इंक्रीज़ हुआ। चैप्टर 4 में हम लोग कई न्यू सर्विसेज के बारे में जानेंगे और उसके रीजंस को समझेंगे कि वो क्यों बढ़ा। However, you must remember that not all of the service sector is growing equally well. Service sector in India employs many different kinds of people. At one end, there are a limited number of services that employ highly skilled and educated workers. यहाँ पे हम लोग को ये याद रखना चाहिए कि सेवा क्षेत्र जो होता है उसमें सभी सेवाओं में समान रूप से जो डेवलपमेंट नहीं हो रही है। भारत में जितना भी सर्विस सेक्टर है उसमें कई तरह के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। एक और इन सेवाओं की संख्या बहुत ही लिमिट है, जिसमें अत्यंत टैलेंटेड लोग और एजुकेटेड लेबर्स को रोज़गार मिलता है। दूसरी ओर बहुत अधिक संख्या में लोग छोटी दुकान, मरम्मत
वाले काम जैसे पंक्चर बनाना या सर्विसिंग करना, फिर ट्रांसपोर्टिंग जैसी सेवाओं में लगे हुए हैं। और ये लोग बड़ी मुश्किल से अपने लाइवलीहुड को आगे बनाए रखते हैं, क्योंकि उनके पास काम करने का और कोई दूसरा अपॉर्चुनिटीज़ या दूसरा मौका नहीं होता है। मजबूरी में वो छोटे छोटे कामों में लग जाते हैं और इनकी वजह से नई तरह के सर्विसेज डेवलप होते हैं। Hence, only a part of this sector is growing in importance. You shall read more about this in the next section. हम लोग आगे में पढ़ेंगे कि कैसे इस सेक्टर में और भी ज़्यादा डेवलपमेंट होना शुरू हुआ और इसका इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा बढ़ा। नाउ वी विल सी वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड। जब सेक्टर्स इतने डेवलप करेंगे तो लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ पे काम करेंगे। तो ग्राफ 2 आप देख रहे हैं पेज नंबर 25 में। इसमें ये दिखाया गया है कि परसेंटेज शेयर ऑफ द 3 सेक्टर्स इन जीडीपी। जीडीपी का परसेंटेज सेक्टर कितना है, यानी कि कौन सेक्टर सबसे ज़्यादा जीडीपी देता है। नाउ यू कैन डायरेक्टली सी द चेंजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द सेक्टर्स ओवर द 40 ईयर्स। और इन 40 वर्षों में, यानी कि 1971 से लेकर 2010 टू 11 तक में क्या डिफरेंसेस आया और क्या ग्रोथ आया। तो हम 70 से 71 के बीच में जब देखते हैं तो पाते हैं कि प्राइमरी सेक्टर यानी कि ग्रीन कलर जो है वो बहुत ज़्यादा था, और येलो यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर जो होता है वो बहुत कम रहा, और टर्सरी सेक्टर भी थोड़ा बहुत आगे बढ़ा था। लेकिन 2010-11 में प्राइमरी सेक्टर घटता चला गया, सेकेंडरी सेक्टर थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन टर्सरी सेक्टर का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ। यहाँ पे एक रिमार्केबल फैक्ट हम लोग को समझना होगा भारत के संदर्भ में कि there has been a change in the share of the 3 sectors in GDP. A similar shift has not taken place in employment. GDP बढ़ा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा है। ग्राफ 3 जो आप नीचे देखिएगा उसमें ये दिखाया गया है कि एम्प्लॉयमेंट का शेयर तीनों सेक्टर्स में कैसा रहा 1970-71 से लेकर 2009 और 10 में। प्राइमरी सेक्टर जो था वो अभी तक सबसे लार्जेस्ट एम्प्लॉयर बना हुआ था, लेकिन वाई डिड सिमिलर शिफ्ट आउट ऑफ प्राइमरी सेक्टर हैपन इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वो रोजगार देने के मामले में क्यों नहीं बढ़ा। इट इज बिकॉज नॉट एनफ जॉब्स वर क्रिएटेड इन द सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स, इवन द इंडस्ट्रियल आउटपुट और द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वेंट अप बाय मोर देन 9 टाइम्स ड्यूरिंग द पीरियड। यहाँ पे इस चीज़ को हम जब देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो ये हमें समझ में आ रहा है कि इन सारे समय में वस्तुओं के औद्योगिक उत्पादन में 3 गुना ज़्यादा बढ़ोतरी हुई, लेकिन इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट में 3 ही गुना, यानी कि प्रोडक्शन में भी 3 गुना और एम्प्लॉयमेंट में भी 3 ही गुना डेवलपमेंट हुआ। तो टर्सरी सेक्टर जो था यही चीज़ लागू होती है टर्सरी सेक्टर पर। इसमें सर्विस सेक्टर में उत्पादन में 14 गुना से ज़्यादा वृद्धि हुई, परंतु रोजगार में 5 गुना से भी कम वृद्धि हुई। यानी कि प्रोडक्शन तो 14 टाइम्स बढ़ा, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट था वो केवल 5 टाइम्स ही आगे हुआ। एज ए रिजल्ट मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स इन द कंट्री आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर, मेनली इन एग्रीकल्चर, प्रोड्यूसिंग ओनली ए क्वार्टर ऑफ द जीडीपी। इससे हमें जो रिजल्ट मिला इन सब चीज़ों से, उससे ये पता चला कि देश में आधे से अधिक श्रमिक प्राइमरी सेक्टर में, खास करके कृषि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिनका सकल घरेलू उत्पाद में योगदान केवल 1/4 यानी कि क्वार्टर है। इसी के उल्टा सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर जो है वो 3/4 प्रोड्यूस करता है, जबकि उसमें एम्प्लॉय जो है वो काफ़ी कम है, यानी कि आधे से भी कम। डज दिस मीन दैट द वर्कर्स इन एग्रीकल्चर आर नॉट प्रोड्यूसिंग एज मच एज दे कुड। तो क्या हम ये समझे कि कृषि में लोग तो ज़्यादा हैं लेकिन जीडीपी नहीं बढ़ रहा है, तो क्या वे अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं? क्या ये हम समझ में समझे कि कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं? हो सकता है। सो इवन इफ यू मूव ए फ्यू पीपल आउट, प्रोडक्शन विल नॉट बी अफेक्टेड। यानी कि कृषि में एक चीज़ जो आती है वो क्या है,
डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है, यानी कि छुपी हुई बेरोजगारी होती है। यानी कि एक परिवार के पास अगर 1 बीघा खेत है और उसमें 5 लोग पहले से काम कर रहे हैं, तो उस खेत से जितना प्रोडक्शन हो रहा है वो प्रोडक्शन वहीं रह जाता है। बाद में जब 5 लोग और उसमें काम करते हैं तो वो खेत उतना ही प्रोडक्शन देता है। यानी कि 5 लोगों के और जुड़ने से प्रोडक्शन पर कोई असर नहीं होता है। यानी कि 5 लोग अगर काम नहीं भी करते तो प्रोडक्शन उतना ही होता है। तो इससे पता चला कि एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कि प्राइमरी सेक्टर में ज़रूरत से ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, लेकिन जीडीपी में कोई भी डिफरेंसेस नहीं ला पा रहे हैं। फॉर इंस्टांस टेक द केस ऑफ ए स्मॉल फार्मर। अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। लक्ष्मी owning about 2 hectares of unirrigated land dependent only on rain and growing crops like jowar and arhar. All 5 members of her family work in the plot throughout the year. यहाँ पे एक छोटे किसान लक्ष्मी का उदाहरण ले लेते हैं, जिसके पास 2 हेक्टेयर असिंचित भूमि है, यानी कि अनइरिगेटेड लैंड है जहाँ पे पानी की कमी है, जो केवल वर्षा पर ही निर्भर है और उसमें ज्वार और अरहर जैसी फसल वो उपजाती है। और उसके परिवार के सभी 5 सदस्य, ऑल 5 मेंबर्स, उस भूमि पर साल भर काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कहीं और रोजगार नहीं मिला है। अब हम देखते हैं कि हर कोई काम कर रहा है, कोई बेकार नहीं है। खेत में सभी 5 काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उनका जो लेबर एफर्ट है वो डिवाइडेड है। ईच वन इज डूइंग सम वर्क बट नो वन इज फुल्ली एम्प्लॉयड। हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, कोई मिट्टी कोड़ रहा है, कोई पत्थर निकाल रहा है, कोई घास छिल रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है, लेकिन कोई भी फुल्ली एम्प्लॉयड नहीं है। इस सिचुएशन को हम अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। यानी कि ये रोजगार है, लेकिन इसमें प्रत्यक्ष कोई भी रोजगार को प्राप्त नहीं किया है। यानी कि ये एक बेरोजगारी का उदाहरण है। अब हम देखते हैं कि सभी अपनी क्षमता से कम काम करते हैं, यानी कि जितना उनको करना चाहिए उतना काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस प्रकार की अल्प बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी करते हैं। यानी कि दिस काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन इन कॉन्ट्रास्ट टू समवन who does not have a job and is clearly visible as unemployment. Hence, it is also called disguised unemployment. तो जैसा मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर एक खेत में 5 लोग कर रहे हैं काम और उस खेत का प्रोडक्शन जो है कि एक निश्चित मात्रा में होती है और 5 लोग और आ जाते हैं, लेकिन फिर भी प्रोडक्शन उतना ही होता है जितना पहले हो रहा था। तो इसका मतलब कि जो 5 लोग बाद में आए वो छिपी हुई बेरोजगारी के प्रतीक हैं, सिंबल हैं। उनको कोई रोजगार नहीं मिला, इसलिए टाइम बिताने के लिए खेतों में काम करने लगे, लेकिन उनके आने से खेत के प्रोडक्शन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोजिंग ए लैंडलॉर्ड सुखराम कम्स एंड हायर्स 1 or 2 members of the family to work on his land. Lakshmi's family is now able to earn some extra income through wages. अब मान लीजिए कि कोई सुखराम नाम का आदमी है, जमीन मालिक, वो आता है और लक्ष्मी के घर के 2 सदस्य को अपने यहाँ ले जाता है कि चलो भाई तुम मेरे यहाँ काम करोगे। और अब जब वो लोग उनके यहाँ सुखराम के यहाँ काम करने लगे तो कुछ एक्स्ट्रा इनकम आने लगा। तो अब इनका प्रोडक्शन में बढ़ोतरी दिखेगा। क्यों? क्योंकि खेत से जितना आ रहा था उतना तो आ ही रहा है, लेकिन अब 2 आदमी अलग से इनकम कर रहे हैं, तो टोटल जो इनकम अब घर में आने लगी वो बढ़ गई है। अब उनको उस छोटे से प्लॉट में काम करने की ज़रूरत नहीं है और प्रोडक्शन पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा जब वो दोनों चले जाएंगे। तो इस उदाहरण से हम यहाँ पे एक चीज़ को समझ में ले लेते हैं कि 2 people may move to work in a factory। यानी कि अगर 2 लोग खेतों से निकल भी गए तो खेत के प्रोडक्शन में कोई भी असर नहीं पड़ेगा और उल्टा इनकम में बढ़ोतरी होगी जब ये 2 लोग किसी और जगह में काम करने लगेंगे। Once again the earnings of the family would increase and they would also continue to produce as much for their land. इसी तरह से
भारत में लाखों किसान हैं। इसका मतलब है कि यदि हम कुछ लोगों को एग्रीकल्चर फील्ड से हटा देते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर से हटाकर उन्हें कोई और रोजगार उपलब्ध करवा देते हैं, तो भी कृषि उत्पादन पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि जो लोग दूसरे रोजगार करने लगेंगे उनके इनकम से परिवार का टोटल इनकम बढ़ जाएगा। The incomes of the people who take up other work would increase the total family income. इसलिए इस चीज को हम कह सकते हैं कि अंडर employment can also happen in other sectors. For example, there are thousands of casual workers in the service sector in urban areas who search for daily employment. आप अपने घर से निकलकर सुबह जब चौक पे जाएंगे, चौराहे पर, तो वहाँ देखेंगे कि कई सारे सैकड़ों मजदूर बैठे रहते हैं काम के लिए, और इन मजदूरों में कई को काम मिलता है और कई को नहीं मिलता है। इसमें से कुछ लोग पेंटर के रूप में, प्लम्बर्स के रूप में, रिपेयर पर्सन्स के रूप में या कोई और दूसरा काम करते हैं, और इनको रोज दिन काम मिलता भी नहीं है। इसी तरह से हम देखते हैं कि सर्विस सेक्टर में सड़कों पर जो ठेला खींचते हैं अथवा कुछ चीज़ें बेचते हुए देखते हैं आप हॉकर्स को, कोई झालमुड़ी, कोई गोलगप्पा, कोई चाय बेचता है, जहाँ वे पूरा दिन बिता देते हैं परंतु बहुत कम इनकम कर पाते हैं। वे यह काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। दे डू नॉट हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज़। अगर उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलता तो शायद वो अपने इनकम को और ज़्यादा बढ़ाते दूसरे काम करके, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हैं, और जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है अपॉर्चुनिटीज़ लगातार कम होती जा रही हैं। इसका मतलब है कि हम अंडर एम्प्लॉयमेंट या डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। यानी कि अब ज़रूरत से ज़्यादा लोग एक ही काम को करेंगे, और जब एक ही काम को बहुत सारे लोग मिलकर करेंगे तो इनकम डिवाइडेड हो जाएगा। इनकम जो है उस फैमिली की बहुत कम होगी, और इससे हो सकता है कि सर्विस देने वाले लोग बढ़ें, लेकिन इनकम में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हो पाएगी, जीडीपी में कोई बढ़ोतरी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हम जब इस चीज़ों को समझते हैं तो ये क्वेश्चन हमारे मन में उठता है कि फिर हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें। नेक्स्ट सेशन में हम इस चीज़ को पता करेंगे और कोशिश करेंगे ये जानने की कि एम्प्लॉयमेंट के और क्या तरीके हैं जिससे हम अपनी पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट दें, उनके इनकम को बढ़ाएं, जिससे हमारा नेशनल इनकम बढ़ेगा, जिससे हमारा जीडीपी बढ़ेगा, जिससे हमारे देश का डेवलपमेंट और भी ज़्यादा आगे होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस चीज़ को देखेंगे।